सो इफ एनीवन हैज डाउट बोलिए, जब तक बाकी लोग आते हैं आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर लेते हैं। बोलिए, एनीवन हैज डाउट? अंशुल, कर्तव्य, तो प्रत्युष बोलिए, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ ना समझ में आया हो या कुछ और चीज पढ़ लिए तो बताइए। आप लोग पूछिए, नहीं तो मैं पूछूंगा। ओके कर्तव्य, नो प्रॉब्लम। हाँ ओके, चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी मैं आपको बताया नहीं हूं तो शायद आपने पहले से पढ़ रखा है। स्वाति, स्प्रिंग बैलेंस होता है एक तरह से मेजरिंग डिवाइस है ना, जिससे हम लोग वेट को मेजर करते हैं। जैसे स्प्रिंग बैलेंस कैसे होता है, ये इस तरह का एक डिवाइस हो जाता है और इसके अंदर एक ऐसा स्प्रिंग होता है, करेक्ट। और स्प्रिंग ये बाहर निकला होता है और यहाँ पर एक हुक होता है ऐसा, सो दैट कि हम लोग यहाँ पर कोई भी वेट जिसको आप मेजर करना चाहते हो वो वेट हम लोग यहाँ पर ऐसा बांध सकते हैं इसको। लेट सपोज इट इज 10 kg और ये स्प्रिंग बैलेंस में एक ऐसा हम लोग सेट कर देते हैं लाइक पॉइंटर, है ना। तो ये पॉइंटर क्या करता है, दिस पॉइंटर रिप्रेजेंट्स, लेट सपोज हियर इट इज, इफ दिस पॉइंटर इज हियर देन 0 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg ऐसा हम लोग मार्किंग कर देते हैं। ओके, सो क्या होता है जब भी हम लोग कोई वेट इस पर बांधते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव करता है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है ना। करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंटर है ये भी शिफ्ट होता है नीचे की तरफ, है ना। और ये जिस भी नंबर को पॉइंट करता है तो यहां से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में इसका वेट कितना है। वेदर इट इज, अगर ये 3 पर है तो 3 kg हो जाएगा, 10 पर है तो 10 kg हो जाएगा। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। सो बेसिकली ये स्प्रिंग पर क्या होता है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता है, ऊपर की तरफ, दैट इज इक्वल टू द kx, और नीचे की तरफ लगता है mg फोर्स, सो kx इज इक्वल टू हो जाता है mg। शायद इतना डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, करेक्ट। सो स्प्रिंग बैलेंस इतना ही जान लीजिए, इट इज अ डिवाइस by which we can measure the weight of an object. Okay? लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी मैंने नहीं बताया समीप, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आज के केस में हम लोग पढ़ लेंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। होप कि सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले के क्लास में क्या हो गया है। इससे पहले हम लोगों ने फ्रिक्शन डिफाइन किया था, व्हाट इज फ्रिक्शन, एक लेक्चर हुआ था फ्रिक्शन पर, करेक्ट। सो फ्रिक्शन को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था कि फ्रिक्शन इज बेसिकली एन अपोजिंग फोर्स। व्हाट इज इट? इज अ फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। सो फोर्स का जितना भी प्रॉपर्टी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था वो सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे इसमें। क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया था? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा इसके पास। ओके जस्ट अ मिनट, लाइट गया। सो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? अ काइंड ऑफ फोर्स है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएंगे। दूसरा, इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, किसमें? एसआई यूनिट में।
तो आप लोगों का फोर्स का भी रिवीजन हो जा रहा है साथ साथ में, करेक्ट। तो ये हो गया फोर्स। दूसरा और क्या होगा इसमें, और क्या प्रॉपर्टी था फोर्स का, तो वेक्टर है तो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा ही। इसका यूनिट हो गया मैग्नीट्यूड, जो हम लोग मेजर करेंगे उसके बराबर होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आएगा कि फ्रिक्शन क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ओके, कौन सा फोर्स, अपोजिंग फोर्स। मतलब अपोजिंग मतलब जो अपोजिशन प्रोवाइड करे, विरोध करे किसी भी चीज के मोशन का, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो डिफिनेशन कैसा था फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द अपोजिंग फोर्स अप्लाइड व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब रिलेटिव मोशन को मैंने आप लोगों को समझाया था कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, व्हेन देयर इज स्लीपिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, व्हेन देयर इज स्लीपिंग, when there is sleeping between two objects, two surfaces, then it will be called as friction force। तब जाकर के ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पर लगता है। सो इट इज, यहां से एक चीज और समझ में आया क्या, इट इज टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। समीर, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लिप करे तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव मोशन। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन हो रहा है इन दोनों ऑब्जेक्ट, इन दोनों सरफेस के बीच में, करेक्ट। मान लीजिए कि ये रेस्ट पर है, ये कहीं नहीं मूव कर रहा है, ये रेस्ट में है और सिर्फ ये मूव कर रहा है, तो भी रिलेटिव मोशन होगा। मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, स्लीपिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और ये फिक्स्ड है और इसके ऊपर मैंने सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को मूव कराया, तब भी क्या हो रहा है, स्लीपिंग हो रहा है। तो जब भी स्लीपिंग होगा तब जाकर के फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब फ्रिक्शन एक्ट करने के पीछे, if one object move, yes, if one object move with respect to another body, then it will be said to be relative motion, correct। but इस केस में क्या है कि जो रिलेटिव मोशन होना चाहिए उसके सरफेस के बीच में होना चाहिए, मतलब सरफेस आपके कांटेक्ट में होना जरूरी है। अदरवाइज ये, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये ऐसा गया, ये भी रिलेटिव मोशन है, बट देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, करेक्ट। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स दोनों पाम के बीच में नहीं लगेंगे। फ्रिक्शन फोर्स तब लगेगा जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएगा और इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब। इज इट क्लियर समीर, क्लियर है क्या। जब हम लोग चलते हैं, है ना, जमीन पर चलते हैं, फ्रिक्शन ऑफ एयर, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन ऑफ एयर होगा, बिकॉज जब हम लोग हाथ को ऐसे करते हैं तो इसके आसपास एयर है, करेक्ट। सो इसके आसपास के जो एयर है वो एयर के सरफेस और पाम के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो देयर विल बी फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, ओके। बट सिंस इन आवर नॉर्मल केस वी विल नेग्लेक्ट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, व्हाई, बिकॉज दैट मैग्नीट्यूड इज टू स्मॉल टू कंसीडर। वो जो मैग्नीट्यूड होता है फ्रिक्शन ड्यू टू एयर वो बहुत ही छोटा होता है हम लोगों के लिए। आगे अगर और आप जब पढ़ोगे, इंजीनियरिंग लेवल में जाओगे, तब जाकर के एयर फ्रिक्शन को कंसीडरेबल किया जाता है ना। जैसे ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर, एयर के कारण ही हम लोग बहुत बड़ा एयर विंड टर्बाइन लगा पाते हैं। सो वी कांट नेग्लेक्ट एट सच ए बिग लेवल। बट अभी के केस में हम लोग क्या करेंगे, एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे। और कोई डाउट है समीर, बोलिए, और किसी को डाउट। सो ओवरऑल कंसेप्ट यहां से यही निकल के आता है कि जो फ्रिक्शन होगा वो तभी लगेगा जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे एंड इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा या होने की टेंडेंसी होगी, दोनों ही केस में।
या तो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा या होने की टेंडेंसी होगी। फॉर सपोज एक सरफेस ऐसा है और इसके ऊपर मैंने रखा है, अब इधर से मैंने फोर्स लगाया पर स्लिप नहीं कर पा रहा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया और इसको मैं पुश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, बट ये स्लिप नहीं हो पा रहा है। करेक्ट? दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि अब फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है। करेक्ट? ये बात सबको क्लियर है? इफ यस देन से यस, इफ नो देन से नो। आगे बढ़े। ओके शमीर, गुड। ओके ओके कर्तव्य। अनीश का कहना है फिर से रिपीट करिए। ठीक है अनीश, फिर से रिपीट करते हैं। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, अनीश ध्यान से सुनिएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज दैट फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। ये क्लियर है? फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को नहीं होने देना चाहता है। करेक्ट? मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और ये सरफेस रोड है या कुछ भी, अर्थ सरफेस कुछ भी है, और इस पर एक ब्लॉक है जो रखा गया है। ओके, अब ये ब्लॉक अगर मूव करेगा, मान लीजिए इसका वेलोसिटी v है, ये सरफेस है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो जब ये मूव करेगा तो ध्यान से देखिए, इन दोनों का जो कांटेक्ट सरफेस है, ये सरफेस किधर जाने की कोशिश करेगा? आगे की तरफ। और ये सरफेस जो सरफेस है जिसके ऊपर ये रखा गया है, ये कहीं भी जाने की कोशिश नहीं करेगा। दैट मीन्स ये मोशन आपका कैसा हो जाएगा? एक तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी जस्ट लाइक, वेट फॉर अ मिनट, इट विल बी जस्ट लाइक दिस सरफेस। ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने ये ब्लॉक रख दिया और इस ब्लॉक पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये ब्लॉक मूव कर रहा है। करेक्ट? सरफेस कांटेक्ट में है, इन दोनों का सरफेस कांटेक्ट में है ना? तो जब भी ये मूव करेगा तो इन सरफेस के बीच में, मतलब इस बुक का ये सरफेस और इस ब्लॉक का ये बॉटम सरफेस, ये दोनों कांटेक्ट में होंगे और इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होगा, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तब जाकर के फ्रिक्शन लगेगा। कंडीशन नंबर 1। दूसरा, ये ब्लॉक रखा है और मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं फिर भी ये जा नहीं रहा है ना? मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसके ऊपर धक्का दे रहा हूं, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में इस ब्लॉक के सरफेस और इस बुक के सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है। हो नहीं रहा है, टेंडेंसी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मूव कर जाता, पर वो फ्रिक्शन है जो इसको मूव करने से रोक रहा है। तो अगर रिलेटिव मोशन ना भी हुआ तो भी फ्रिक्शन फोर्स लगा। ओके, इज इट क्लियर? अनीस समझ में आया? ओके अनीस, तो ये हो गया फ्रिक्शन। फिर मैंने बताया था कि जो फ्रिक्शन होता है दैट इज ड्यू टू 3 रीजन। एक जो होता है वो होता है सरफेस रफनेस के कारण। ऑब्जेक्ट का एयर से फ्रिक्शन होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ऑब्जेक्ट का एयर के साथ फ्रिक्शन होता है, तभी तो मेट्रॉइड्स जो बहुत दूर से आते हैं, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो सरफेस तक पहुंचते पहुंचते वो जल जाते हैं। क्यों? रास्ते में किसी ने माचिस लगा दिया? नहीं। होता क्या है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही स्पीड में आता है तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस टेम्परेचर राइज करता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? टेम्परेचर राइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाम को ऐसे ऐसे रगड़ोगे, स्लिपिंग होगा तो हीट जनरेट होगा, आपके पाम गर्म हो जाएंगे। सिमिलरली, अगर बहुत देर तक हवा में हाई स्पीड से जब आप मूव करोगे तो क्या हो जाता है? टेम्परेचर राइज करने लगता है। एट सर्टेन टेम्परेचर इट स्टार्ट्स बर्निंग, है ना? तो वो जमीन तक आते आते जल जाता है। अगर मेट्रॉइड बहुत बड़ा होगा
उसको जलने में समय लगेगा, वही मेट्रॉइड्स आकर के जमीन पर टकरा जाता है। अदरवाइज वो रात में देखते हो ना तारा टूट के गिरते हुए, बोलते हैं विश मांग लो पूरा हो जाएगा। एक्चुअली में वो क्या होता है, वो एक मेट्रॉइड्स होता है जो जलते हुए जमीन की तरफ आता है। कोई तारा टूट के जमीन पे नहीं गिरता है। तारा मतलब समझ रहे हो, स्टार इज क्वाइट बिगर देन सन ऑल्सो। तो अगर तारा चला आया अर्थ के ऊपर, सोचो क्या हो जाएगा। ओके, सो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं वो तारा नहीं है, वो क्या है, मेट्रॉइड्स है जो एयर रीचेस में जलते हुए आता है। समीर, I don't know asteroid and metroid. You know better than me, so please do find it. Correct? Thank you. चलिए, और किसी को रिलेटेड टू टॉपिक डाउट है किसी को? समीर विल डिस्कस एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड, जब भी आपको फुर्सत होगा 1 to 1 डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस क्लास की बात कर लेते हैं। ओके, और किसी को कोई डाउट? यस स्वाति, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों ने बहुत पहले से ही आगे पढ़ रखे हो, तो कंटिन्यू करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो अभी तक हम लोगों ने इसके पहले देख लिया था डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, किन किन वजह से फ्रिक्शन होता है ये हमने बता दिया था। फ्रिक्शन का यूनिट, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है तो फोर्स का जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो सब हमने बता दिया था। अब उससे आगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इन दोनों का मतलब क्या है? स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थिर, और काइनेटिक मतलब मूविंग। सो ये दोनों जो फ्रिक्शन है ये दो अलग अलग केस में लगते हैं। याद करिए कि मैंने दो चीज आपको बताया था, एक कि जब इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक मूव करेगा, करेक्ट, तो जब ये ब्लॉक मूव करेगा उस कंडीशन में आपको लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। विल सी व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, मैं बताऊंगा रोलिंग फ्रिक्शन कैसा होता है। करेक्ट, सो ये जो ब्लॉक है ये जो मूव करता है तब यहां पर लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जो दूसरा कंडीशन ये था कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। करेक्ट, और जो एक तीसरा किसी ने भी बताया मुझे, रोलिंग फ्रिक्शन। बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट दैट विल कम्स अंडर स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो रोलिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि एक ऐसा राउंड व्हील है, ये राउंड व्हील है और ये रोटेट कर रहा है। अभी आपने बोला है, छेड़ा है, तो मैं बता रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं बताता। तो अगर मान लीजिए कि ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट का वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, ये पॉइंट का वेलोसिटी बाहर की तरफ होगा, ये पॉइंट का वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, ये पॉइंट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा। तभी तो ये इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जब ये पॉइंट मूव कर रहा होगा, पीछे जाने की कोशिश कर रहा होगा, टेंडेंसी है इसका, पीछे जा नहीं रहा। अगर जाएगा तो स्लिपिंग हो जाएगा, रोलिंग, प्योर रोलिंग। ओके, और जब ये जाने की टेंडेंसी करेगा तब इसके पास एक सामने की तरफ भी मोशन होगा, जो साइकिल और मोटरसाइकिल के व्हील के केस में होता है। ओके, सो अगर जब ये टेंडेंसी करेगा जाने के लिए पीछे, तो इसका वेलोसिटी सामने की तरफ होगा।
तो जब टेंडेंसी होगा तो इस पर इधर की तरफ क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ये स्लिप करेगा, एक्चुअल में ये स्लिप करेगा, ऐसा गोल गोल घूमेगा, तब इसके ऊपर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। So basically your rolling friction is also a type of static and kinetic friction. Okay, so there is no any third type. मैं उनको क्लासिफाई नहीं करता हूं। दो ही टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, डन। किसी को और कोई डाउट है? यस स्वाति, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये आपका एक स्लेज है और इसके ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है ना, जस्ट लाइक दिस। देख लीजिए प्रूफ एक्सपेरिमेंट के साथ। लेट सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट and it is not moving. I am not going to apply any kind of force. What I am doing is I am just tilting this surface slowly. Okay, देखो ऐसे था तब भी मूव नहीं किया, इतना पर नहीं मूव किया, इतना पर नहीं मूव किया, इतना पर नहीं मूव किया, इतना पर देखो अब ये मूव करना स्टार्ट किया। दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग, करेक्ट। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट नहीं, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। लेट्स सी, दिस इज राइट नाउ, कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सो देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव। केस नंबर 1, करेक्ट। जैसे ही मैंने इसको हल्का टिल्ट किया, जैसे ही मैंने इसको हल्का टिल्ट किया, इसके ऊपर इसका जो वेट है mg फोर्स वो नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वजह से इसमें एक टेंडेंसी आ जाएगा मूव करने का। ड्यूरिंग दिस स्टेज एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, किधर की तरफ? अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में ये मूव करना चाहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। विल सी हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, करेक्ट। तो पहला तो ये हो गया, ये जैसे ही इस पोजीशन पे करूंगा ये मूव करने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए कि इस बुक में और इस ब्लॉक में फ्रिक्शन नहीं होता तो अब तक ये गिर जाता है ना। जब थोड़ा सा और मूव किए तो वो अब भी नहीं मूव कर रहा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और मूव करूंगा ये स्लाइड कर जाएगा, करेक्ट। सो दिस पोजीशन इज नोन एज लिमिटिंग कंडीशन, और इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना। मतलब इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब इससे जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा ये मूव कर जाएगा। मतलब ये अभी भी रेस्ट में है तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। और ये अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा अभी, इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से जैसे ही फोर्स का वैल्यू ज्यादा बढ़ा ये स्लाइड कर जाएगा। दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या किसी को डाउट है? हाँ, इन बिटवीन किसी ने क्वेश्चन कुछ पूछ किया था। स्टैटिक व्हाट इज ड्रैग अनीश सिंह? स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए ड्रैग का मतलब होता है, जैसे ड्रैग कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, करेक्ट। अब जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन का स्पीड होता है 700 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर, और ये मूव करता है एटमॉस्फेयर में, है ना। अच्छा, एरोप्लेन का एरिया भी ज्यादा होता है, इसका मतलब जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, है ना।
तो इस एयर फोर्स की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है, मान लीजिए कि आपका एरोप्लेन, ये आपका एरोप्लेन आगे की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और इस पर फ्रिक्शन के वजह से पीछे की तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ड्रैग फोर्स। दिस इज ड्रैग, करेक्ट। ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर है अनीश? हाँ, और किसी को कोई डाउट था? स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, एंड मैंने बता दिया कि ये दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस आर्या, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा दैट विल बी कम्स अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट बिटवीन द टू surfaces, hence the friction force applicable there will be kinetic friction. Okay, another doubt is why aeroplane don't brake like meteor fly in atmosphere? सभी आनंद, बेसिकली व्हाट हैपन, जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन का स्पीड होता है 700 टू 800 किलोमीटर पर आवर, 700 टू 800 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। और जो मेट्रॉइड्स होता है, मेट्रॉइड्स का जो स्पीड होता है दैट इज इन 1000 एंड 10,000, इतने तक का रेंज में उसका स्पीड होता है ना। सो स्पीड ऑफ मेट्रॉइड्स इज वेरी वेरी लार्जर देन द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, है ना, इसलिए उसमें आग लग जाता है जल्दी। ओके, अगर उतने स्पीड से अगर हम लोग भी अगर एरोप्लेन चलाने लगे तो बेशक आग लगी जाएगी। कोई डाउट? बोलिए, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, कर्तव्य समीर, ड्यू टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, समीर कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? समीर, सुन रहे हो? ओके, नो प्रॉब्लम, कैन टॉक। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। Okay, now tell me what is ignition temperature? What is cloud temperature? What is cloud formation temperature? Do you know? Actually, okay, no problem. Back to the topic. So there are two type of friction. डिग्री ऑफ रफनेस अफेक्ट फ्रिक्शन, मैंने बताया था शायद लास्ट क्लास। ऑब्जेक्ट कैन कैच फायर एट ओके, ठीक है, तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। किसी ने पूछा था डिग्री ऑफ रफनेस। डिग्री ऑफ रफनेस लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसमें मैंने बताया था कि जो ये रफनेस होता है, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट का जूम करके किया गया रफनेस है, जिसका ये रफनेस ऐसा दिख रहा है ना, समवेयर इट इज हाई पीक, समवेयर इट इज लो पीक, एंड जो दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा गया है उसका कुछ रफनेस ऐसा है ना, ऐसा कुछ रफनेस, ऐसा रफ बॉडी है वो। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग होता है। ये जो पीक है और ये जो पीक है, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगा। अब ये अगर ये सरफेस का पीक ज्यादा होगा, है ना, वेरिएशंस ज्यादा होंगे, वेरिएशंस बहुत ज्यादा होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई डिग्री ऑफ रफनेस। और ये जो वेरिएशन है ये बहुत ही छोटा होगा। लेट सपोज दैट दिस इज द वेरिएशन,
अब आप बताओ कि अगर इस सब सरफेस पर अगर हमें चलाना हो और इस सरफेस पर हमें चलाना हो तो किस में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए? नाउ यू टेल मी, हु विल अश्विनी, Swati, yes. First one, of course, this one. Why? Because यहां पर ये जो सरफेस का वेरिएशन है, यहां पर इंटरलॉकिंग भी बहुत ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा, करेक्ट? जब इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस पिक को तोड़ने के लिए। ये जो पिक बन रहा है ड्यू टू सरफेस, इस पिक को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट? और ये इस को तोड़ने में जितना भी ज्यादा फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। और यहां पर जो इंटरलॉकिंग होगा वो क्वाइट स्मूथ होगा, है ना? तो यहां पर इसको पुश करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सो डिग्री ऑफ रफनेस इंटरलॉकिंग को बढ़ा देता है, तो जितना ज्यादा डिग्री ऑफ रफनेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, करेक्ट? किसी को कोई दिक्कत और कोई डाउट? व्हाट हैपेंड व्हेन वन सरफेस इज स्मूथ एंड अदर इज रफ? कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सरफेस स्मूथ है दूसरा सरफेस रफ है तो भी वो स्मूथली ही मूव करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन ज्यादा लगने के लिए दोनों सरफेस का रफ होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो जाकर के इंटरलॉकिंग होगा। अदरवाइज एक सरफेस बहुत ज्यादा रफ है, ये एक सरफेस बहुत स्मूथ है और दूसरा सरफेस काफी रफ है, क्या फर्क पड़ता है? ये मूव करेगा, इसमें कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स न के बराबर होगा, ठीक है? और कुछ? लेट्स डिस्कस, और पूछिए। जितना ज्यादा डिस्कशन करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट ओपन होंगे। द लोवेस्ट टेम्परेचर सब्सटेंस, सॉरी, the lowest temperature substance can catch fire is called ignition temperature. It correct. फ्यूज, हाँ, उसी को बोलते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच the minimum temperature at which a substance catches fire is called ignition temperature. चलिए, और कुछ पूछना है? बोलो, आगे बढ़े। ओके, so let's move on. फर्स्ट देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, हाउ कैन वी डिफाइन? तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फ्रिक्शन, अब किसी का तो अनम्यूट हो गया है, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज चेक इट आउट। समीर, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट इट। ओके, लेट्स डिफाइन static friction can be defined as static friction can be defined as the friction force between two surfaces when they have tendency to move,
tendency to move, but they not move. ओके, तो मान लीजिए ये एक कोई सरफेस है और यहां पर आपने एक ब्लॉक रख दिया और इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया, लेट सपोज दिस फोर्स, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में देयर विल बी अ फोर्स which will oppose the tendency of motion is known as friction, static friction, represented by Fs. तो यहां पर जो Fs है that will be called as static friction. Static friction. Okay. Is called as static friction. हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F static is equal to mu s into n. mu s is equal to होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। नोट, ये जो म्यू होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेस। तो म्यू डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। जो सरफेस कांटेक्ट में होगा उसके रफनेस पर डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। ओके, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट है, ये तो हो गया फॉर्मूला, है ना। तो इसके लिए जो म्यू का वैल्यू होता है ये आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा। म्यू का वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, म्यू के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, दैट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, है ना। तो ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, तो गिवन होगा। शायद आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होगा इसके ऊपर, आई विल चेक कि अगर न्यूमेरिकल होता है इसके। सेकेंड वन इज नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल फोर्स मैंने आपको जब फोर्स पढ़ा रहा था तब मैं बताया था, है ना। नॉर्मल फोर्स बेसिकली द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, है ना। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, जितना फोर्स नीचे का तरफ लगेगा उतना ही नॉर्मल फोर्स क्या जो सरफेस है वो उतना ही नॉर्मल फोर्स ऊपर के तरफ लगाएगा। मान लीजिए कि अगर इसका मास है m, तो ये नीचे का तरफ कितना फोर्स लगा रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg के बराबर, दैट इज अपने वेट के बराबर। जितना इसका वजन होगा उतना ही तो फोर्स नीचे लगाएगा mg। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, इसके ऊपर की तरफ लगेगा n के बराबर, and that will be the equals to the mg, correct। तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चन के लिए इस केस में देखो, मैं इसके नीचे का यहां पर बना रहा हूं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू mg।
मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस चीज पर डिपेंड कर गया, दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू। इसलिए हेवी ऑब्जेक्ट को मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है देन ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट। तो जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। करेक्ट? हो गया? समझ में आया? किसी को तकलीफ परेशानी? बोलिए। अरे टेंडेंसी मतलब होता है विचार, बिहेवियर, यही तो कह सकते हो। मतलब मेरा मन कर रहा है, ऐसा बोल सकते हो, है ना? अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने का मन कर रहा हो, दैट हैज टेंडेंसी टू मूव, लेकिन बेचारा मूव नहीं कर पा रहा, ड्यू टू सर्टेन रीजन वो मूव नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द स्टैटिक। चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें नेक्स्ट स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। how to find direction of friction। है ना? So this is not only valid for the static, it is also valid for kinetic friction too। ये दोनों ही केस में आपके लिए वैलिड है ना? तो ये हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट वे है वो है स्टेप 1। वो क्या हो जाएगा? जस्ट कंसीडर frictionless surface। जस्ट कंसीडर फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो मान लीजिए कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस भी सरफेस के ऊपर वो मूव करने की कोशिश कर रहा है या हैज सम काइंड ऑफ टेंडेंसी, तो सबसे पहले आपको क्या मानना है कि मान लीजिए कि वो सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है ना? देन ये हो गया स्टेप 1। देन स्टेप 2, देन फाइंड the direction of relative motion of the surfaces। है ना? एंड स्टेप 3, जब आपने रिलेटिव मोशन फाइंड आउट कर लिया, ये एज्यूम करके कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तब अगर आपको डायरेक्शन पता चल गया, देन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। तो जिस भी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा। लिख लीजिए। देन एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि बेसिकली व्हाट डू आई मीन। इसको रब करता हूं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका एक ऐसा ब्लॉक रखा गया है ना? दिस इज सॉलिड ब्लॉक। ये ऐसा कोई ब्लॉक है
एंड इस ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा छोटा सा ब्लॉक रखा गया, करेक्ट। और ये ब्लॉक एट रेस्ट, मतलब इसके पास वेलोसिटी नहीं है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? सो ये ब्लॉक बेसिकली ये किधर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशन ये जा नहीं पा रहा। तो मान लीजिए कि ये सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस है फ्रिक्शनलेस। अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाता? नीचे की तरफ, है ना। अगर ये फ्रिक्शनलेस होता तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाता नीचे की तरफ। तो अगर ये नीचे जाता तो फ्रिक्शन क्या बोलता? नहीं, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो फ्रिक्शन फोर्स उसके मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ऑब्जेक्ट नीचे जा नहीं सकता, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा? ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, करेक्ट। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यू टेल मी, ये एक पोल है और इसके ऊपर एक बंदर चढ़ रहा है, जिसके दोनों हाथों से ये पकड़ा गया है ना। एंड दिस मंकी इज गोइंग अप, ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो आप बताइए कि इसके हैंड के ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन? बता सकते हैं? शमीर का आंसर है डाउनवर्ड, अनीस का आंसर है अपवर्ड, कर्तव्य का आंसर है डाउनवर्ड, आर्या का ऑप्शन है अपवर्ड। सो जस्ट मिनट, किस किसने आंसर दिया? हाँ, अंशुल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ बताइए, आपका आंसर क्या था? डाउनवर्ड। यस सर। सो व्हाई, हाउ? सर क्योंकि मंकी ऊपर चढ़ रहा है। तो ऊपर चढ़ रहा है तो इसलिए। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? स्वाति सलोनी। यस स्वाति। यस सर। हाँ बताइए, आपका आंसर डाउनवर्ड क्यों? सर क्योंकि जो फ्रिक्शन है सर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा सर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कारण सर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो सर वो अपवर्ड जा रहा है तो वो डाउनवर्ड आएगा सर। ओके ओके, कर्तव्य, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बताइए, सपोर्ट योर आंसर। क्योंकि वो अपवर्ड में जा रहा है तो वो फ्रिक्शन उसको डाउनवर्ड में ले जाएगा। ओके, सो ओके, वन मोर आंसर इज अनीश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, Yes, sir. सपोर्ट योर आंसर। सर्वमंत्री नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, गिटार बज रहा है।
अनीस आवाज क्लियर नहीं है प्लीज। भी ऊपर ही लगेगा। तब से तो गिटार बज रहा था, अभी फिर से बोलो। फिर से बोलिए अपना आंसर। ओके, आवाज क्लियर नहीं है। देन चलो आते हैं। मेरे हिसाब से इस मंकी के हैंड के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। आप बोलोगे क्यों, मंकी तो ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो नीचे लगना चाहिए। पर अभी आप लोगों ने ये भूल गया कि ये 3 स्टेप मैंने एवं थोड़ी लिखवाया था। उस 3 स्टेप में क्या था कि जिस भी सरफेस के ऊपर अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब मान लो कि इस पोल के बीच में और ये हाथ के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो क्या ये मंकी ऊपर चढ़ पाता? से यस और नो कि अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं हो, मान लीजिए इसे पोल है और पोल में हमने लुब्रिकेट कर दिया, इसको ऑयल तेल लगा दिया, क्या आप ऊपर चढ़ पाओगे? नहीं, वो नहीं चढ़ पाएगा। सो दैट मीन्स कि आपका टेंडेंसी टू मूव किधर है? आपका मूव करने का टेंडेंसी किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप ये जो ऊपर चढ़ रहे हो वो आप फ्रिक्शन की वजह से चढ़ पा रहे हो। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो आप ऊपर नहीं चढ़ पाते। सो यू हैव टेंडेंसी टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो फ्रिक्शन फोर्स विल अपोज योर मोशन, और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ। ओके, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है क्या? समझ में आया? एक एग्जांपल और करेंगे। एक एग्जांपल और करते हैं। चलिए, देखिए एक स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर ऐसा रॉड रख देते हैं, है ना? ये रॉड ऐसा आ जाता है और ये जमीन को टच कर गया सिंपली, और इसमें एक रिंग अटका देते हैं। रिंग, रिंग मतलब समझ रहे हो ना? ये मैंने एक रिंग लगा दिया इसमें। रिंग है, अच्छा है, सोने का है। तो ये मैंने इसमें रिंग लटका दिया, करेक्ट? सो नाउ टेल मी कि इस रिंग के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बी। तो बताइए ए और बी। स्वाति का आंसर आ गया है बी, समीर का आंसर है ए, अनीस का भी आंसर है ए, कर्तव्य का आंसर है रिपीट क्वेश्चन, कनिष्ठ का आंसर है ए, आर्य का बी। कर्तव्य क्वेश्चन ये है कि ये रिंग इस बॉल में लटका, इस रॉड में लटका हुआ है ना? तो फ्रिक्शन फोर्स बताइए किधर की तरफ लगेगा, ए की तरफ या बी की तरफ? कर्तव्य का भी आंसर है ए, तो मेरा भी आंसर है ए। क्यों? फिर से वही स्टेप, मान लीजिए कि रॉड और रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी मूव करने का किधर होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इस टेंडेंसी को अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा बाय अप्लाइंग एन अपोजिट फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में ये जाने की कोशिश करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। ओके, मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन और करना चाहिए। चलिए, एक पहाड़ है ना?
और पहाड़ पर एक चींटी चढ़ रही है। पहाड़ पर एक चींटी चढ़ रही है। सो इसका मोशन इधर की तरफ है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो बताइए कि ये जो चींटी का जो पैर है ना, इसके पैर पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा? अलोंग ए, अलोंग बी। बताइए। बोलो बोलो। अंशुल का आंसर है ए, समीर का आंसर है बी, कनिष्का का आंसर है बी, अनीश का आंसर है ए। कर्तव्य का भी आंसर है ए, स्वाति का आंसर है ए। आई डोंट नो, शायद ये मैंने 10 सवाल आपसे पूछ लिया है। ओके, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि इन सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो इसके पैर कितने भी ऊपर चढ़े वो फिसल के नीचे आ जाएगा। एम आई करेक्ट? जब वो फिसल के पीछे आ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? वो जो रिलेटिव मोशन है इसको अपोज करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किधर? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर? आगे की तरफ। ओके, चलिए, अच्छी बात है। कुछ और करते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लॉक रखा गया है 20 kg का, भारी है, और इस पर फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का, है ना, और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? मान लीजिए कि ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, तो किस डायरेक्शन में होगा? ओके अनीश, गॉट इट। ओके शमीर, कनीश पकड़ा गया। अनम्यूट योरसेल्फ कनीश। यस सर। हाँ बताइए कनीश, वेस्ट डायरेक्शन में क्यों होगा? सर क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऑपोजिट। मतलब मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, वेस्ट में या ईस्ट में? सर वेस्ट में। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए? ईस्ट में। आपने क्या बताया? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। हाँ सही है, कंसेप्ट तो सही है। शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे और लोग से फंसना नहीं, है ना। करेंगे वही जो मेरा मन करता है। आपने सब कुछ सही बताया। फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो मोशन है वो तो वेस्ट डायरेक्शन में है, करेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए? जिधर रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके अपोजिट, ईस्ट डायरेक्शन में। सही है ना? यस सर। ओ, अभी भी कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। जब तक 100% आप लोग नहीं बताओगे, मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक 100% आंसर नहीं आएगा तब तक मैं क्वेश्चन कराते रहूंगा।
बोर हो जाओगे तुम लोग। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है ऐसा, और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मास है 10 kg और ये है रेस्ट में, और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, करेक्ट? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एक ब्लॉक है। दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट। नाउ टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। बताइए। ओके, कनिष्क, शमीर, दोनों का आंसर सेम है, करेक्ट? वेरी गुड। और बताइए। अंशुल का भी आंसर आ गया है, करेक्ट? बोलो बोलो। हाँ, आर्या पकड़ा गया। आर्या, अनम्यूट योरसेल्फ। आर्य, अनम्यूट कीजिए। हेलो, अरे आवाज आ रही है अब तक? चलिए प्लीज अनम्यूट। ओके, शायद आवाज नहीं आ रही। तो अभी तक 3-4 लोगों का आंसर आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? आर्य का आया, अंशुल, शमीर, कनिष्क, गैरिज कर्तव्य, स्वाति, कहाँ गए आप लोग? वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं आ रहा, चलिए बता देता हूं। सो मान लेंगे कि ये इस सरफेस और इस ब्लॉक के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। नहीं, मैं म्यूट नहीं हूं। नहीं तो आवाज नहीं जा रही है क्या आप लोगों को? सर आ रही है। हाँ, फिर हाँ, तो मान लीजिए कि ये ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा? मना कर देगा, नहीं जाने देंगे तुमको। ये लग गया फ्रिक्शन किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ। खत्म सवाल। इतना सस्ता सवाल फिर भी नहीं कर पाए, बहुत तकलीफ हुआ। वापस नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये ऐसा है, ओके? सो रेस्ट में है ये, एट रेस्ट, करेक्ट? और फोर्स लगाया जा रहा है यहां पर, इतना 10 न्यूटन का। बताइए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ईस्ट, वेस्ट? ओके, शमीर, अनीश, कर्तव्य, गुड, वेरी गुड। तो अब मेरे हिसाब से आप लोग डायरेक्शन फाइंड कर लोगे यार, अब तुम लोग होशियार हो गए, है ना? चलिए, so we can find out the direction of friction force, correct? next topic है limiting friction। limiting friction, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और ये एक ब्लॉक है ना?
और इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लगा सकता है ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर, मान लीजिए कि वो 10 न्यूटन है, करेक्ट। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो ये सरफेस इसके ऊपर लगा सकता है दैट इज 10 न्यूटन, है ना। सो अगर हम लोग इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे अभी इस डायरेक्शन में, तो बताइए कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? प्लीज टेल मी, आप ही लोग बताएंगे मुझे, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये 11 न्यूटन का हुआ, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? यस, मतलब जो मैक्सिमम फोर्स है ये इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकता है। दिस फ्रिक्शन विल बी नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, करेक्ट। तो ये हो गया लिमिट का, इसका फ्रिक्शन का लिमिट। ये 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगा सकता है, भले ही आप फोर्स कितना भी लगा लीजिए। अब आप लोग हमें बताइए, सिंपल सवाल, बहुत ही टेढ़ा क्या बोल दिए, सिंपल और टेढ़ा दोनों। अगर ये 8 न्यूटन में फोर्स लगाता और ये मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन लगा सकता है, तो बताइए ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? आप बात समझ गए, क्वेश्चन समझ में आई। मैक्सिमम फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो 10 न्यूटन लगाएगा, लेकिन हमने फोर्स लगाया 8 न्यूटन का ही, तो बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? शमीर का आंसर है 2 न्यूटन। अच्छा, डायरेक्शन भी बता दीजिए, ये अगर ईस्ट है, ये अगर वेस्ट है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? बताइए। ईस्ट, ओके। समीर का आंसर है वेस्ट। मतलब जो आप लोगों ने बोला है, सोच लीजिएगा, मैं पूछ रहा हूं फिर से। हाँ, नहीं, रेस्ट में तो होगा। मैंने पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैक्सिमम ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, आप फोर्स लगाए सिर्फ 8 न्यूटन, तो आप लोगों का कहना है कि 2 न्यूटन का ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। आपने क्या किया है, 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन कर दिया और आंसर आ गया 2 न्यूटन, जो कि सरासर अपराध है। स्वाति का आंसर आया है 7 न्यूटन। स्वाति, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? स्वाति, यस सर। बताइए, 7 न्यूटन, आपका आंसर डिफरेंट था सभी लोगों से, कैसे? सर उसके फोर्स से लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होता है ना सर? हाँ, एक्चुअली यहां पर ही आपने मिस कर दिया, उस फोर्स के बराबर ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ये जितना फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, उतना ही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा पीछे की तरफ, है ना। सो आंसर होगा इसका 8 न्यूटन। कम नहीं होता है, जितना आप फोर्स लगाओगे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम, उतना ही फोर्स लगेगा। तो अगर इसका मैक्सिमम फोर्स, बाकी लोग भी सुनिए, अगर मैक्सिमम फोर्स ये 10 न्यूटन का लगा रहा है, लगा सकता है, इट हैज कैपेबिलिटी, इसके पास कैपेसिटी है कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। लेकिन आप जब फोर्स लगाओगे 8 न्यूटन का, तो ये 8 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन का नहीं लगाएगा, या 2 न्यूटन का नहीं लगाएगा। अब पूछो क्यों? अगर ऐसा होता कि हम लोग 8 न्यूटन का फोर्स लगाएं और फ्रिक्शन 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे पीछे की तरफ,
तो नेट फोर्स 2 न्यूटन का आ जाता है किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में। वो भी किसके वजह से, फ्रिक्शन के वजह से। मतलब जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करना स्टार्ट होगा। तो ये तो वही बात हो गई कि आपने ट्रेन को पीछे से धीरे से खींचा, है ना, बाकी फ्रिक्शन फोर्स ने उसको दिल्ली पहुंचा दिया। पॉसिबल है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए ये आपने ऐसा ट्रेन बना दिया, है ना, ट्रेन के ये पहिया हो गया। अब चूंकि ट्रेन काफी हेवी होता है, बहुत भारी होता है, तो इसके ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत लग सकता है। मान लीजिए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो गया 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे से पीछे खींच लेंगे। कितना न्यूटन लगाएंगे, 2 न्यूटन या 10 न्यूटन, धीरे से पीछे खींच लिया। तो आप लोग के हिसाब से 2000 न्यूटन ये आगे की तरफ लगा देगा, है ना। हमने धीरे से खींचा और इसमें 2000 न्यूटन लगा दिया, फिर ट्रेन मूव करना स्टार्ट। नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस फोर्स इज कमिंग अंडर लिमिटिंग फोर्स। ये फोर्स लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के अंदर आता है। सो जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स फ्रिक्शन भी लगाएगा 2 न्यूटन के बराबर। एम आई करेक्ट? क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं इससे कि आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स फ्रिक्शन भी लगाएगा, तभी तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रह जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। करेक्ट? ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स, है ना। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, the maximum static friction offered by a surface is called limiting friction। लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ये 0 से बड़ा या इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। सो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। करेक्ट? लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं हो सकता है। हाँ, आलोक रंजन, गुड मॉर्निंग। टाइम अप होने के लिए घंटी बजाने आ गए तुरंत, तब से एक भी आंसर नहीं किया। हाँ, टाइम अप का घंटी बजा दिया। ओके, चलिए फिर टाइम अप हो गया तो अच्छी बात है। आज के क्लास आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज ग्रुप पर मैसेज डाल दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। हाँ, कर्तव्य बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट। रिमेनिंग पीपल जिनको डाउट नहीं है हो जा सकते। क्लास ओवर हो गया। ओके देन, सो बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।